ये जो बच्चे के रोने के ऊपर उसकी बात मानी जाती है ना, तो इससे बच्चे की अनकॉन्शियस लर्निंग होती है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग लर्निंग होती है कि मैं अगर बात मनवानी है तो मुझे रोना है, या मुझे बात मनवानी है तो मुझे ज़मीन पे पाँव मारने हैं, या मुझे बात मनवानी है तो मुझे सांस रोक लेना है। आपको पता है 1.5-2 साल के बच्चे बाज़ का सांस ही रोक लेते हैं और माएँ परेशान हो जाती हैं कि ये अब सांस पता नहीं लेगा कि नहीं, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सांस नहीं लेगा। तो माएँ जब घबरा के हथियार डाल देती हैं, जैसे बाज़ार में गए हैं तो वो कहता है मैंने गुब्बारा लेना है, मैंने खिलौना लेना है, और पल्लू पकड़ के लटक गया, रोना शुरू कर दिया, ज़मीन पे लेटना शुरू कर दिया। वो माँ आगे चलती जाती है, वो ज़मीन पे लेट रहा है, जब वो देखता है माँ काफ़ी दूर पहुंच गई है, तो मैंने कई दफ़ा देखा है बच्चे फिर उठ के जाके माँ के करीब जाके फिर लेट के तो शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ने ये सीख लिया है कि कैसे उन्होंने साथ ट्रैवल भी करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ भी मसला बच्चे का नहीं है, मसला आपका है कि आप अपने बच्चे की बेहतरी के लिए अपने दिल पे काबू पाए, और अगर वो रोता है तो काम रहें। अब ये कहने की भी ज़रूरत नहीं, होना आया मज़ा। बाज़ औक़ात माएँ बच्चों को ये भी कर रही होती हैं, टॉर्चर कर रही होती हैं, और फिर पूछ रही है टॉर्चर हुआ, चपेड़ा खा के समझ लगी। अच्छा, ये जो फीडबैक का शौक़ है ना, फीडबैक साथ साथ उन्होंने ज़रूर लेना है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आप कोई सैडिस्ट थोड़ी है कि बच्चा जो है रो रहा है तो आप साथ साथ उसको कोई टिचकरे कर रहे हो कि तेरी फुफ्फो भी इंजी रोंदी है, तेरी फुफ्फो का मुँह भी इंजी है, या कुछ ऐसा। तो आप अगर काम हो के उसका हाथ थाम लें, हाथ उसका थाम लें, या उसको सिर्फ साथ लगा लें, पर गल नहीं मननी, जड़ी गल है ओरिजिनल वो नहीं मननी, लेकिन आप उसे साथ लगा लें, गले से लगा लें, उसका मुंह भी चूम लें, तो कुछ तो दे उसको। मतलब अगर आपने उसका मतलूबा खिलौना नहीं देना तो कोई तवज्जो दे दें, कोई लव एंड अफेक्शन दे दें, तो उसको ये समझ लगेगी कि नहीं, रोने से मेरी डिमांड पूरी नहीं होती। तो बच्चे को अगर थोड़ा होस्टाइली आप ना डील करें, क्योंकि माएँ बच्चों के साथ, आपने देखा है हम कितने भोले लोग हैं कि बच्चा अभी पैदा ही होता है तो हम उससे बातें शुरू कर देते हैं अगले दिन ही। तकरीबन आप इस तजर्बे से रोज़ गुजरते होंगे कि आपके घर में कोई पोता पोती, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो विदिन 24 आवर तमाम घर वाले उससे बातें कर रहे होते हैं, और वो बच्चा बिल्कुल समझ नहीं रहा होता, बच्चे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा होता, बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता कि इनमें से कौन मेरा अब्बा है, कौन मेरा दादा है, क्योंकि उसको नज़र कोई नहीं आता। छोटे बच्चे को, जो नौज़ायदा बच्चा है, उसको तो नज़र ही नहीं आता, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता ख़ास, और वो एम ही स्माइल भी करता है, लेकिन हम उससे बातें करना शुरू कर देते हैं और बड़ी प्यारी बातें करते हैं। तो वही बच्चा जब बड़ा होता है 3-4 साल का, तो हम बिल्कुल शरीकों की तरह ताने मेने देते हैं उसको, और उसके साथ फिर ये रवैया रखते हैं। तो वो बच्चे के देखिए कैसे आपने किसी को फील कराया, ये चीज़ भूलने वाली नहीं होती। बड़ा मामला ख़राब होता है कि जब माँ डिसिप्लिन कर रही है और बाप उस डिसिप्लिन को तोड़ रहा है, या दादी उस डिसिप्लिन को तोड़ रही है, तो आपको अलहदा से मीटिंग करनी चाहिए उन लोगों के साथ कि मैं जो कर रही हूँ उसके पस मंज़र में ये सोच है, फ़िलासफ़ी ये है, और जो कुछ आप कर रहे हैं उससे वो सैबोटेज होता है। तो वो चीज़ें करने से फिर ख़राबी पैदा होती है। लेकिन इतना आप माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल में समझ गए हैं कि एक तो बात थोड़ी करनी जी, दूसरा माहौल को साजगार रखना है, ऑल टाइम के बात हो सके। यानी जब बात नहीं हो सकती तो बड़ा फसाद होता है। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे मुल्क में हर रोज़ रुपए की कीमत घट रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ये सिर्फ इस वजह से है कि कुछ लोगों से बात नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से महंगाई हो रही है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपए की कीमत कम हो रही है। क्या आपको इसका कनेक्शन नज़र आता है कि जब कुछ लोगों के दरमियान तनाज़ा होता है तो स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर जाती है और डॉलर की कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाती है, जब कुछ लोगों से लड़ते हैं और बातचीत। इसी तरह जिस घर में लोग लड़ते हैं उस घर की इकोनॉमी और उस घर की साइकोलॉजी, ये सारी की सारी ख़राब हो जाती है। इकोनॉमी भी ख़राब होती है। याद रखिए
कि जिस घर में फसाद होगा, कोई ना कोई एडिक्शन का या किसी और तरह का फसाद होगा, उस घर की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा, अगरचे उनको पता ना चले। कई दफ़ा उनको पता नहीं चलता घर वालों को कि हमारी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा है, पर बुरा असर बहरहाल पड़ रहा होता है, क्योंकि उनका उधर ध्यान ही नहीं होता कि घर की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन जब भी किसी के घर में 4 घंटे लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा हुआ है, तो उस एक दिन को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, उसका इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा लाजमी। ये जो कोरोना के दिनों में लोगों ने काम नहीं किया, आपको पता है कि पूरी दुनिया ने काम नहीं किया, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक लोगों ने काम नहीं किया, और उसकी दर्दें अब निकल रही हैं, क्योंकि वो काम कज़ा करेंगे तो मामला ठीक होगा, काम कज़ा करना पड़ेगा। जैसे मैं बीमार रहा हूँ पिछले दिनों, तो मैं कोई तकरीबन 14 दिन मैंने अपनी ड्यूटी नहीं की, अगरचे वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा बहुत करता रहा, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो कज़ा काम मुझे करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी मैं डिफ़ॉल्ट में रहा, जिस फ़र्ज़ को पूरा नहीं किया, तो वो मुझे कज़ा काम पूरा करना पड़ेगा। वो दिन गुजर गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो रात गई बात गई, वो काम करना पड़ेगा। ये जो घर में दिन ज़ाया होते हैं नशे की बीमारी की वजह से, जिसमें सवेरे फसाद होता है और फिर शाम को फसाद होता है और दोपहर को भी होता है, तो इससे घर की इकोनॉमी पे और घर की समाजी हैसियत पे फ़र्क पड़ता है। यानी अगर आप देखें तो इससे ज़ालिम बीमारी कोई नहीं है। यानी समाजी हैसियत जो होती है घर की, इस पे भी फ़र्क पड़ता है। कभी माँ बाप को बच्चे का फिक्र होता है कि इसके नशे का क्या बनेगा, और कभी माँ बाप को फिक्र होती है कि एदिया भैनां दा रिश्ता किस तरह होएगा, ये लोगों को पता लग गया तो फिर की बनेगा, तो फलाने ने वेख लिया तो की होएगा। जिसके जवाब में हम कहते हैं कि देखिए अपनी प्रायोरिटी सीधी कर लें कि आपके हालात ठीक होने चाहिए, ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, किसी को पता ना चले, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है, और इसको प्रायोरिटी नंबर 1 को 1 रहने दे, 2 को 2 रहने दे। प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि आपके घर के हालात ठीक होंगे और उसके ऊपर जमे रहें, और प्रायोरिटी नंबर 2 है कि जो किसी को पता ना लगे तो चंगा है। लेकिन इसको रिवर्स नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको रिवर्स करके बैठे हुए हैं। यानी अगर आप घरों में जाके दरवाजे पे दस्तक दे के देखें तो बेशुमार ऐसे घर होंगे जहाँ नशे की बीमारी मौजूद है अपने पूरे फसाद के साथ, और उन्होंने तुसी दूसरा सवाल करो कि तुसी की कर रहे हो इस बारे च, तो कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन वो ये कहेंगे कि हमने कामयाबी से छुपा के रखा है, इसीलिए आपने दस्तक दी है तो पता चला आपको। रिश्तेदारों को पता नहीं होता, बहुत करीबी लोगों को पता नहीं होता, हमसायों को पता नहीं होता। लिहाजा प्रायोरिटी नंबर 1 को प्रायोरिटी नंबर 1 रखें, प्रायोरिटी नंबर 2 को प्रायोरिटी नंबर 2 रखें, और प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि घर में ये फसाद ख़त्म होना चाहिए और मामलात सेहत की तरफ जाने चाहिए, और प्रायोरिटी नंबर 2 है कि लोगों को पता ना चले। उसको प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखें ज़रूर। जब आप उसे प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखेंगे तो उधर भी कामयाबी मिल जाएगी और प्रायोरिटी नंबर 1 पे भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप रिवर्स कर देंगे तो दोनों काम नहीं होंगे, ना सेहत मिलेगी और आखिरकार सबको पता भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक वक्त में एक चीज़ के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे तो कामयाबी की शरह 10 गुना चली जाती है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए,
कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।